रिव्यूअर्स हम लोग कर रहे थे कंप्लीट पॉलिटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं डीपीएसपी के बारे में, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के बारे में। और पिछली बार हम लोगों ने डीपीएसपी के जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल पर जो कि डीपीएसपी बेस्ड थे हमने उनको निपटा लिया था। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं गांधीयन प्रिंसिपल के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम लोग आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है हमारे आर्टिकल 14। तो स्टार्ट करते हैं अपने आर्टिकल 14 से। और बाकी के लेक्चर्स देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और चैनल की प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो आर्टिकल 14 हमसे क्या कहता है ये समझते हैं। तो आर्टिकल 14 हमसे कहता है द स्टेट शैल टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेजेस पंचायत एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें कि जो गांधी जी थे, इनकी विचारधारा ये क्या थी। इनकी विचारधारा ये थी कि भैया कैसे भी करके हमें क्या करनी है, यानी कि हमें पावर को डिसेंट्रलाइज करना है एक तरीके से कहा जाए तो। यानी कि जो गांव हैं, जो छोटे छोटे लेवल के, जो हम लोग बात करें रिपब्लिकन्स हैं, जैसे छोटे छोटे गांव होते हैं, अगर हम लोग कैसे भी करके अगर इनको एम्पावर कर दें, इनको सेल्फ सफिशिएंट बना दें, तो हमारा जो देश है वो काफ़ी हद तक तरक्की कर सकता है। ये गांधी जी की विचारधारा थी। तो उसी को लेकर वो कहा जा रहा है कि भैया जो अ, के जो पंचायत हैं वो बनाई जाए, को एक सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट बनाया जाए, जिससे कि जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि अगर कोई गांव में कोई समस्या है, गांव में भैया फसल कम हो रही है या फिर बारिश कम हो रही है, तो कहीं दूर पे बैठे हुए प्रधानमंत्री या फिर एक कोई सेंट्रलाइज पावर है, ठीक है, तो मान चलिए नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं। अब भैया नरेंद्र मोदी रहते हैं गुजरात में, भैया तमिलनाडु में बारिश कम हुई, वहाँ पे फसल की थोड़ी कमी पड़ रही है, तो अब वो अपनी विचारधारा क्या दे सकते हैं, क्या में अपना पुटअप दे सकते हैं वो। अगर मान चलिए कि अगर वही केरला का या कर्नाटका का, जहाँ पे भी गाँव की मैं बात कर रहा था, तो वहाँ के इलाका का अगर कोई प्रधान होता, अब भैया उसे उस कंडीशन पता है उसे कि हाँ, यहाँ पे ये प्रॉब्लम चल रही है, तो वो सॉल्व कर देता। अब भैया हमारे प्रधानमंत्री को, अब वो ऐसे खेती किसानी वाले बैकग्राउंड से आते नहीं हैं, तो उन्हें इतनी ज़्यादा नॉलेज है नहीं है उस चीज़ों की। तो अब जो गाँव में बैठा हुआ प्रधान आदमी है, तो भैया उसे तो जानकारी है, हाँ, ये सब ऐसे सॉल्व करना है, तो अब तो वो सॉल्व कर देगा। तो यही बात मैं कह रहा हूँ कि एक सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस बनाने चाहिए, यानी कि गांधी जी का यही मानना था कि भैया गांव वाले को दिक्कतें गांव वाले ही समझ सकते हैं, इसलिए उन्हीं को अपने आप को गवर्न करने का मौका देना चाहिए, इससे कि वो अपने आप को डेवलप कर सकें। तो बस यही है और कुछ नहीं है। तो पंचायत भैया हमारे यहाँ पे कानून में स्टेब्लिश करा दी गए 73rd अमेंडमेंट एक्ट से। तो भैया ये 73rd अमेंडमेंट कब लाया गया था? 1992 में लाया गया था, जिसमें पंचायती राज सिस्टम को स्टेब्लिश कर दिया गया था। और अगर हम लोग बात करें कि हम लोगों ने पंचायती राज सिस्टम को उस समय पर क्यों अ, लागू नहीं करवाया जब आज़ाद हुए, तो भैया जो हमारे गांधी जी थे और हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने इसलिए इसको अडॉप्ट नहीं करवाया था उस समय पर, क्योंकि वो लोग समझते थे, क्योंकि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो समझते थे कि गाँव के क्षेत्र से वो खुद निकल के आए थे और उन्हें पता था कि भैया गाँव वाले कैसे होते हैं, कि भैया उन लोगों ने जाति सिस्टम को बहुत बुरी तरीके से अपहोल्ड करके रखा हुआ था। तो भैया उन्हें डर लगता था कि अगर हम इन्हें पावर दे देंगे, तो भैया ये दलित के साथ क्या करेंगे? क्या कुछ नहीं करेंगे वो उनके साथ। तो उन्हें सही नहीं लगता था, इसलिए उस समय पर तो नहीं करा उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन में इसे अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया, बस केवल डीपीएसपी में डाल दिया। पर बाद में जब सिचुएशन ठीक लगने लगी, तो भैया 1992 में 73rd अमेंडमेंट के थ्रू जो पंचायती राज सिस्टम था, इसको लाया गया और पंचायतों को 29 विषय दिए गए। जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास यूनियन लिस्ट वगैरह होती हैं, तो भैया उसी प्रकार पंचायती राज सिस्टम के पास भी भैया 29 विषय, यानी कि 29 सब्जेक्ट्स हैं जो कि काम करने के लिए होते हैं। यानी कि 29 सब्जेक्ट दे दिएंगे तो इनको काम करने के लेकर इनके पास ही पावर है, किसके पास? पंचायती राज सिस्टम को लेकर। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? अगर डाउट हो तो भैया कमेंट कर दीजिएगा, हाँ सर यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। राज्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाएगा, यानी कि एक सेल्फ गवर्नेंस के लिए, यानी कि अपने आप को गवर्न करने के लिए ग्राम पंचायतों को सहयोग करेगा कि भैया ये लोग अपने आप को गवर्न कर सकें। ऐसा नहीं है कोई पूरा एक ही प्रधानमंत्री हमारा कंट्रोल कर रहे हैं, तो पावर का डिवीजन तो है ही, हमें पता है कि हमारी कंट्री के अंदर। फिर हम लोग बात करेंगे अपने आर्टिकल 43 के बारे में। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा आर्टिकल 43 हमसे कहना क्या चाहता है। आर्टिकल 43 हमसे कहता है द स्टेट शेल एंडेवर और टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन ऑन एन इंडिविजुअल और कॉर्पोरेटिव बेसिस इन
रूरल एरिया। तो जैसे कि हमें पता है कि जो गांधी जी की विचारधारा यही थी कि कैसे भी करके गाँव को सफिशिएंट बनाया किया जाए। यानी कि जैसे कि गांधी जी क्या करते थे, छोटे-छोटे चरखा चलाते थे, जैसे कि लोग वो अपने कपड़े बनाते थे। तो भैया वो चरखा वो कोई ऐसा नहीं था कि भैया वो लोग बहुत गरीब थे, उनके पास पैसे नहीं थे चरखा कपड़े बनाने के लिए। इवन कि वो इतने अमीर थे कि आप लोगों के या फिर मेरे पूरा खानदान बिक जाए, पर उनका कुछ नहीं था। मतलब बहुत पैसे वाले फैमिली से बिलॉन्ग करते थे। या फिर हम लोग बात करें, उनके पापा जी प्रधानमंत्री थे गुजरात की रियासत के। तो अगर आपको पता हो उनके बारे में, तो बहुत बड़ी रियासत के मालिक थे वो, और बहुत पैसा भी था गांधी जी के पास। तो वो इसलिए चरखा चलाते थे कि वो सिम्बोलाइज करना चाहते थे, यानी कि बताना चाहते थे कि भैया अगर हमें देश को डेवलप करना है तो हमें देश के गांव को डेवलप करना होगा। और ये अगर देश के गांव को डेवलप करना है तो भैया उधर पे क्या करनी पड़ेगी, कॉटेज इंडस्ट्रीज को डेवलप करना पड़ेगा, सेल्फ सफिशिएंट बनाना पड़ेगा गाँव को। तभी वो लोग आगे अपने आप को प्रमोट कर पाएँगे, तभी जाके उनका भला हो पाएगा, तभी जब गाँव का भला होगा तब देश का जाके भला हो पाएगा। तो उनकी विचारधारा तो ये थी। तो इसीलिए भैया जो डीपीएसपीस है उसमें क्या लिखा हुआ है कि सरकार की ज़िम्मेदारी है कि भैया कॉटेज इंडस्ट्रीज़, यानी कि छोटे लेवल पर जो उद्योग होते हैं, जैसे कि बहुत सी जगह पे आप लोगों ने देखा होगा मसाले बनते हैं, गत्ते बनते हैं, और लिफ़ाफ़े वगैरह आपने देखे होंगे, अखबारों के लिफ़ाफ़े बनाते हैं। कुछ लोग कागज़ वगैरह का पोंतने का काम करते हैं। तो छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज़, यानी कि घर के अंदर रह के जो महिलाएँ या बच्चे, या फिर हम लोग बात करें गाँव में होता है ना कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक परिवार में 7-8 लोग मिलके बैठ के दोपहर में जूते बनाते हैं, कुछ लोग कपड़े बनाते हैं। तो मैंने तो देखा है, आप लोग अगर आप लोगों ने देखा तो कमेंट करके बताइए। तो ऐसे करके ऐसे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना चाहिए, जिससे कि गाँव का डेवलपमेंट हो सके। उम्मीद है कि आपको आर्टिकल 43 समझ में आया हो। और हमें ऐसा सरकार को करना क्यों चाहिए? तो जैसे कि हमें पता है कि आज के समय पे हम लोग देख रहे हैं कि जो गाँव के लड़के या आदमी होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि कुछ दिनों तक तो जब उनका सीज़न चलता है, तब तक क्या तो खेतों में रहते हैं। तो वरना जब फिर सीज़न खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, वो जाते हैं शहर में मज़दूरी करने के लिए। बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ में पुणे हुए, मुंबई हुए, दिल्ली हुई, तो ऐसी जगह पे बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगी हैं, तो भैया उन्हें चाहिए लेबर। तो अब लेबर के तौर पे वो काम कर रहे हैं। अगर उसकी जगह पे, अगर वो लोग उधर जाने की जगह पे 1 साल रहेंगे, 1 पीढ़ी रहेगी, 2 पीढ़ी रहेगी, और तीसरी पीढ़ी तो फिर शहरी में रहने लगेगी ना उनकी। तो इसको बचाने के लिए, तो रूरल लाइफ़ को बचाने के लिए अपनी, तो कम से कम गाँव में अगर छोटी-छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होंगी, तो भैया उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और गाँव में अगर बाहर नहीं जाएँगे, तो भैया गाँव का जो डेवलपमेंट है वो भी होता रहेगा, और गाँव का गाँव बना रहेगा, और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो एक तरीके से गाँव की लाइफ़ बची रहेगी, वरना ये सब खत्म हो जाएगा, रूरल लाइफ़ हमारी पूरी खत्म हो जाएगी। तो इतना क्लियर हुआ? अब भैया अब हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल 46 के बारे में। तो आर्टिकल 46 हमसे कहता क्या है, पहले ये समझते हैं, फिर इसका मतलब बताते हैं। तो आर्टिकल 46 हमसे कहता है, द स्टेट शैल प्रमोट एजुकेशन, यानी कि जो स्टेट यानी कि राज्य यानी कि सरकार है, वो क्या करेगी, प्रमोट करेगी एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल, पर्टिकुलरली दैट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन। यानी कि जो गरीब लोग हैं, जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि एससीज, एसटीज, और जो वीकर सेक्शन है, तो इनकी एजुकेशन और इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाएगा। यानी कि अगर हम लोग बात करें, तो जो छोटी जाति से लोग बिलोंग करते हैं, जैसे कि हमें पता है कि जो जैसे कि लोअर कास्ट पीपल हैं, तो भैया इनके साथ हमेशा से हम लोग सदियों से देखते आए हैं, चाहे वो हर्षवर्धन का पीरियड हो, चाहे गुप्ता पीरियड हो, चाहे लेटर वैदिक पीरियड हो। तो उस समय से हम लोग देख रहे हैं कास्ट सिस्टम तो भैया हमारा धीमे धीमे मजबूती पकड़ता जा रहा है। और जैसे ये मजबूती पकड़ता जा रहा है, तो भैया उनके साथ जो लोग लोअर कास्ट से बिलॉन्ग करते हैं, तो उनके साथ बहुत अच्छा बिहेव नहीं किया जाता है हमारे समाज में। जैसे कि हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, तो उन्हें समझते थे भैया बातों को कि भैया जो समाज है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। कोई भी सोसाइटी हो तो थोड़े बहुत तो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अब ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी थी। तो भैया तो इसलिए इसमें डीपीएसपी में डाल दिया गया कि भैया जो हमारी सरकार है वो क्या करेगी, वो इन गरीब या फिर छोटे जाति के लोगों को, या शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को, जो मतलब जो जनजाति के लोग होते हैं, इनको प्रमोट करेगी, कैसे भी करके इनका डेवलपमेंट कराया जाए। क्योंकि भैया हम लोग हज़ारों सालों से देखते आ रहे हैं, 2 ढाई 8 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो भैया इनके साथ प्रताड़न, इनको बहुत ज़्यादा परेशान किया गया। तो कैसे भी करके इन्हें अपलिफ्ट कराया जाए। तो भैया इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट और एजुकेशन इंटरेस्ट को भैया बचाना किसकी ज़िम्मेदारी है? सरकार की ज़िम्मेदारी है। तो और ये आर्टिकल 46 उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। और अगर एक चीज़ मैं और बता दूँ कि भैया शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब और वीकर सेक्शन के लिए सरकार ने क्या काम करवाया है? सरकार ने रिज़र्वेशन पहले ही प्रोवाइड करा दी है। जैसे कि अलग-अलग नौकरियों में, जैसे कि अगर आप लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी रिज़र्वेशन होता है। तो भैया उनके लिए कट ऑफ थोड़ा कम जाता है, और जनरल कैटेगरी के लिए थोड़ा कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है।
और वही हम लोग बात करें, ऐसा भी डिपार्टमेंट है इंडिया के अंदर जहाँ पे रिज़र्वेशन नहीं चलती है। जैसे कि आर्मी वगैरह हुआ, तो वहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं चलता है। तो वहाँ की चीज़ों में तो उन्हें छूट मिलती है, तो अपने आप को डेवलपमेंट करने का, चाहे वो स्कूल हो। इवन कि मैं तो बहुत सारे बच्चों को ऐसे पढ़ाता भी हूँ कि भैया वो तो कोचिंग वगैरह की तो फ़ीस दे देते हैं, पर स्कूल की फ़ीस नहीं देते। मैंने कहा, "बेटा, स्कूल की फ़ीस कितनी लगती है?" वो कह रहा, "नहीं सर, मेरी लगती नहीं है।" क्योंकि भैया वो लोग इसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, तो उनके लिए फ़ीस माफ़ हो जाती है ना, तो ऐसा सीन रहता है। तो आर्टिकल 47 के बारे में भी देख लेते हैं। तो आर्टिकल 47 हमसे कहता है, "स्टेट शैल टेक स्टेप टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड प्रोविज़न कंज़म्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड ड्रग्स दैट आर इंजीरियस टू हेल्थ।" यानी कि सरकार का काम क्या है कि भैया जो पब्लिक हेल्थ है, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए। यानी कि हम लोग बात करें, जैसे कि अगर आप लोग सरकारी अस्पतालों की बात करें, अगर वो शहरों की बात करें, तो शहरों में तो सरकारी अस्पताल काफ़ी हद तक अच्छे होते हैं, पर अगर रूरल एरियाज यानी कि गांव वाले क्षेत्र में निकल जाएं, तो भैया वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो इतनी दयनीय है। तो क्या कहते हैं, अगर भैया डॉक्टर है तो मशीनें नहीं है, मशीनें हैं तो डॉक्टर नहीं है, और दोनों हैं तो फिर अस्पताल नहीं है, या फिर अस्पताल है तो भाई ये दोनों नहीं है, खाली बिल्डिंग बनी पड़ी है। तो ऐसा सीन होता है। तो भैया सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करे और ऐसे कंजम्पशन को रोके, जैसे कि इंटॉक्सिकेटिंग सॉरी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स को रोकना। यानी कि जैसे शराब हुई या फिर ड्रग्स हुए, और जो ऐसे पदार्थों को रोक लगवाना जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें करवाना किसकी ज़िम्मेदारी है? सरकार की ज़िम्मेदारी है कि ये सब अब क्या ही कह दूँ कि भैया जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो उस दारू बेचने पे पैसा लेती है। तो अब भैया वो तो सरकार की इच्छा है कि भैया डीपीएसपी लागू करवाया, नहीं करवा रहा। वो जैसे कि अगर गुजरात की अगर बात करें, गुजरात या बिहार की बात करें, तो यहाँ पे अल्कोहल बैन कर दी गई है। तो भैया, तो वो लोग तो मानते हैं डीपीएसपी को। बहुत बहुत सारे स्टेट ऐसे होते हैं जो पैसा ही कमाते हैं शराब से। तो भैया सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वो ऐसे ही ड्रिंक्स, ड्रग्स और ऐसे इंजीरियस प्रोडक्ट को बैन करवाए जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हैं या हज़ार्डियस हैं। क्लियर हो गया इतना आर्टिकल 47? उम्मीद है कि समझ में आया हो आपको। अब भैया थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं हम आर्टिकल 48 के बारे में। तो आर्टिकल 48 हमसे क्या कहता है? आर्टिकल 48 हमसे कहता है, टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउस, काल्स एंड अदर मिल्च एंड ड्रॉथ कैटल्स एंड इम्प्रूव देयर ब्रीड। तो भैया सरकार क्या कहती है कि भैया, जैसे कि हमें पता है कि कोई भी जीव को मारना नहीं चाहिए। तो सरकार का काम है भैया, कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ लिखा हुआ भी है कि यानी कि जैसे कि गाय, बछड़ों या फिर अन्य दूध देने वाले इन जीवों को, मवेशियों को मारना नहीं चाहिए, वध नहीं करना चाहिए। बल्कि क्या करना चाहिए, इनको, इनकी जो ब्रीड्स हैं उनको इम्प्रूव करना चाहिए, ना कि इन्हें परेशान करना चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि बहुत सारे मीट घरों में जीवों को काटा जाता है, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो आज का जो हमारा आर्टिकल 48 था वो केवल यहीं तक था, और उम्मीद है कि आपको जो डीपीएसपी का चैप्टर है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। और इसके बाद हम लोग कितने लेक्चर और करेंगे डीपीएसपी के? तो एक्चुअली कहा जाए तो बस इसका एक ही लेक्चर और आना है डीपीएसपी का, और फिर हमारा जो डीपीएसपी वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और हम लोग अब अगला जो लेक्चर लेके आएंगे वो डीपीएसपी का आखिरी लेक्चर होगा। उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया हो, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।